अध्यक्ष पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। निश्चित तौर से इनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, स्वयं छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे, ये भी हम जानते हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने का काम करेंगे। तो विपक्ष क्या करता? सरकार के हाँ में हाँ मिलाता। क्या जिम्मेवारी है विपक्ष का? विपक्ष का यही जिम्मेवारी है सरकार को आगाह करना। तो सरकार को आगाह कर रहा था। ये पहली बार तो नहीं है कि स्पीकर के दरवाजे पर बैठा। मैं भी जब स्पीकर था तो विपक्ष के लोग मेरे दरवाजे पर बैठे थे। तो अजीत सरकार वहीं पर आसन लगा करके और खुद चलाने लगे और अपने आप को स्पीकर घोषित कर दिया उन्होंने। रिपोर्टिंग टेबल पर बैठ गए चेयर लगा के और 30-40 मिनट तक वो चलाने का काम किए। तो क्या उनको उठवा के फेंकवा दिया गया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। सड़क से लेकर सदन तक माहौल गर्म है। माननीय कहे जाने वाले विधायक सदन के अंदर सुरक्षित नहीं हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन सही कौन, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी के पास। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं उन हर पहलू और उन हर बिंदु के बारे में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि उदय नारायण चौधरी जी वो शख्स हैं जो नीतीश सरकार के शासनकाल में ही लगातार 10 सालों तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बिहार विधानसभा में जो भी घटना घटी, इसका पूर्ण जिम्मेदारी किसी के ऊपर है, जिसका नाम है बिहार के मुख्यमंत्री का, सरकार का। और जो स्पीकर हैं उसके सहयोगी के रूप में उन्होंने एक्शन किया। सर्वविदित है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आसन को विपक्ष को ज़्यादा तरजीह देना है। और इसीलिए आप जानते हैं कि जब स्पीकर अपने चेयर पर बैठते हैं तो सबसे पहला अभिवादन करते हैं विपक्ष की ओर, बाईं ओर, और तब सत्ताधारी दल को करते हैं। मतलब कि विपक्ष की आसन को तरजीह देना है विपक्ष को। विपक्ष सरकार की खामियों को उजागर करता है। सरकार का काम है विपक्ष की बातों को गंभीरता से सुनना, चिंतन करना, मनन करना और समयानुसार उसको मानना भी। यह है सत्ताधारी दल की जिम्मेवारी है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ जो पुलिस सशस्त्र बिल लाया गया है, जिसका विपक्ष विरोध कर रही थी कि इसे नहीं लागू होना चाहिए, नहीं पालन होना चाहिए, हाउस समाप्त होने के 2 दिन पहले लाया गया। पहली बात, इसका प्रचार प्रसार पहले होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, विपक्ष को बहुत लोग कह रहे हैं कि जिम्मेवार है विपक्ष। तो विपक्ष क्या करता? सरकार के हाँ में हाँ मिलाता। क्या जिम्मेवारी है विपक्ष का? विपक्ष का यही जिम्मेवारी है सरकार को आगाह करना। तो सरकार को आगाह कर रहा था। ये पहली बार तो नहीं है कि स्पीकर के दरवाजे पर बैठा। मैं भी जब स्पीकर था तो विपक्ष के लोग मेरे दरवाजे पर बैठे थे।
रात भर रह गए थे लोग हाउस में। तो क्या मैंने कोई बाहर से फोर्स बुला लिया था? मैं खुद भी था। लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने माइक तोड़ा था, हाउस में ही बैठे रह गए थे। मैं भी उनके साथ बैठा रह गया अपने चैम्बर में, रात भर वहीं रहा, वहीं सोया, भुंजा उंजा मंगाया, उनके लिए कैंटीन खुलवाया, उनको भी खिलाया, मैं भी खाया, वहीं खाया। सब लोग इसके गवाह हैं उस समय के। मतलब सर ये आप नीतीश जी की सरकार की बात कर रहे हैं, उस दौरान ये घटना कब की थी सर? 2006 की घटना है ये। 2006। हाँ, जो कैग रिपोर्ट जी जी। जब आया था सदन के पटल पर, तो उसमें एसी-डीसी बिल को लेके कुछ गड़बड़ियाँ थी, जिसके बारे में विपक्ष कह रहा था कि सरकार के ऊपर गलत, सरकार के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कैग ने, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ने। मेरा केवल इतना ही कहना था आसन पर कि देखिए, रिपोर्ट जो कैग देती है वो स्पीकर को सौंपती है। स्पीकर उसको लेकर आते हैं हाउस में, और लेकर आके उसके खूबियों खामियों सबके बारे में विवेचना करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए लोक लेखा समिति को सौंप देते हैं। लोक लेखा समिति का सभापति हमेशा विपक्ष, और लोक लेखा समिति उस पर परीक्षण करती है, विवेचना करती है, लोगों से बात करती है, और तब जाके उसके बारे में कहा जाता है कि आरोप सिद्ध प्रमाणित है या नहीं है। बस इतना ही कहना था। तो इसी को लेकर के वहाँ चल रही थी बात। ये मेरे समय की बात मैं कह रहा हूँ। जी जी। तो लेकिन हमने तो कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की सर जिस तरह से जी जी। तो मैं एक उदाहरण के रूप में दिया आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी स्वयं जब शिवचंद्र झा अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय उनको, कर्पूरी जी को विपक्ष के नेता का मान्यता नहीं दिया था, चूँकि इनकी संख्या कम थी, जो विधि के अनुसार ठीक ही थी। जी। तो कर्पूरी ठाकुर जी 3 दिनों तक रह गए थे हाउस में। तो क्या उनको उठवा के फेंकवा दिया गया था? ये जानकारी रखना चाहिए। इतना ही नहीं, एक बार अजीत सरकार, जो पूर्णिया के एमएलए हुआ करते थे, वो तो बहुत ही अपने जमाने के विपक्ष के बहुत ही दमदार, अकेला होते थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, लेकिन बहुत ही दमदार विधायक हुआ करते थे। तो उनकी बात को आसन ने नहीं माना और हाउस एडजॉर्न हो गई। तो एडजॉर्न होने के बाद भी, चूँकि हाउस को नियंत्रित करना संभव नहीं था, इसलिए हाउस एडजॉर्न हो गई। तो अजीत सरकार वहीं पर आसन लगा करके और खुद चलाने लगे, और अपने आप को स्पीकर घोषित कर दिया उन्होंने। रिपोर्टिंग टेबल पर बैठ गए चेयर लगा के, और 30-40 मिनट तक वो चलाने का काम किए। तो क्या उनको उठवा के फेंकवा दिया गया था? भाई, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होती है बात। इनके पार्लियामेंट्री मिनिस्टर क्या कर रहे थे? मतलब ये विरोध का एक तरीका है सर। तरीका है। जी जी। और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की ये जिम्मेवारी है कि पार्लियामेंट्री मिनिस्टर कोऑर्डिनेट करे सबके साथ। जी जी। विपक्ष के साथ भी कोऑर्डिनेट करे, सत्ताधारी दल का तो वो होता ही है, बातों का आदान प्रदान, संवाद का करे, यह जिम्मेवारी है उनकी। आसन का भी काम है, स्पीकर का भी काम है, सॉल्व कैसे किया जाए इसका रास्ता निकालने का किया जाता है। तो यहाँ तो ट्रेजरी बेंच ही आसन को परेशान करने में लग गया है। ट्रेजरी बेंच के तरफ से आसन को उंगली दिखाया जाता है, ट्रेजरी बेंच के तरफ से आसन को व्याकुल कहा जाता है।
इसका मतलब कि सरकार ट्रेजरी बेंच आसन को बदनाम कर रही है। तो जब ट्रेजरी बेंच व्याकुल कहेगा, उंगली दिखाएगा, तो स्वभावतः विपक्ष तो और न ज्यादा करेगा। तो इसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई ट्रेजरी बेंच के लोगों ने जब ऐसा किया तो, और आरोप मर रहे हैं विपक्ष के ऊपर। अब मैं आता हूं इस बिल के बारे में। सत्ताधारी दल के लोग हैं, अगर ये पुलिस बिल में कोई संशोधन चाहते थे या इसके विरोध में थे तो कोई जरूरी थोड़े है। बिल तो जनहित में लाया जाता है, बनाया जाता है। आप इसको संयुक्त प्रवर समिति को भेज देते, प्रवर समिति को भेज देते, 10 दिन के लिए ही भेज देते, 1 महीना के लिए ही भेज देते, 2 महीना के लिए, जब तक जितना दिन के लिए चाहिए आप उसका एक रिपोर्ट तैयार कर लेते। संयुक्त प्रवर समिति को भेजते तो उसमें दोनों सदन के सदस्य रहते, विपक्ष और सत्ताधारी दल के भी रहते। ये सब एक उपाय है, कानूनन उपाय है जो कार्य संचालन नियमावली में दिया गया कि बिल कैसे पास कराया जाएगा। लेकिन उस काम को तो आपने नहीं किया, आप तो जबरदस्ती फोर्स बुला लिया। सर आज तक, अब तक इतिहास में किसी भी देश के किसी भी, दूसरा एक और उपाय था, खुद आसन को ही अपने सेक्रेटेरिएट के साथ बैठना चाहिए था और इसके औचित्य के बारे में आपस का एक राय बनाना चाहिए था इस बिल के बारे में। वो भी नहीं हुआ। और तब आसन एक बना करके अपनी राय, और तब विपक्ष के लोगों से भी बात करते, विपक्ष के नेताओं को बुला के बात करते। लेकिन ये सब नहीं किया गया। गुस्से में, गुस्सा से हाउस नहीं चलती है। स्पीकर का नाम ही है स्पीकर, कि खूब बोलने वाला, लेकिन व्यवहार में एक शब्द नहीं बोलता है, उसका एक्शन केवल बोलता है। स्पीकर बोलता नहीं है, काम करता है। सबसे कम हाउस में बोलने वाला कोई होता है तो स्पीकर होता है। लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। उल्टे आपने आर्म फोर्स को बुला लिया। सर ये कितना गंभीर, मेरा सवाल है कि ये कितना गंभीर मामला है कि बिहार विधानसभा के अंदर इस बात पे स्पीकर बुला लिया, फोर्स बुला लिया गया कि स्पीकर को विपक्ष के लोग उनके दरवाजे पे घेरे हुए हैं। तो ये कितना गंभीर मामला है? कोई गंभीर मामला नहीं है। कहाँ जाएगा? स्पीकर हाउस का गार्जियन होता है। चाहे घर में बच्चा अपने माँ बाप के पास रोता है, ठीक उसी प्रकार से कहाँ जाके अपनी फरियाद करेगा? नहीं, मेरा सवाल है कि स्पीकर को घेरने के आरोप में जो बाहर से फोर्स मंगा लिया गया, डीएम-एसपी को बुला लिया गया, ये कितना गंभीर मामला? पूर्ण रूप से गंभीर है। संसदीय प्रणाली फेल हो रही है यहाँ। इन लोगों ने संसदीय प्रणाली को फेल करने का काम किया है। संविधान की मूल आत्मा को समाप्त कर रहे हैं यहाँ ये लोग। भाई, जिसको 3 लाख जनता ने चुन के भेजा है, आप उसको ऐसे उठा के फेंक दीजिएगा। एक एमएलए है सतीश दास जी हैं, उनको इस तरह से फेंका गया कि उसके सिर में हेड इंजरी हो गया, उसको हेड में क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग हो गया वहाँ। एक महिला, अति पिछड़ा की महिला, पूर्व मंत्री अनीता जी को उसके बाल खींच करके बाहर किए गए, कपड़े उसके खुल जाते, इस तरह से खींचा गया। अरे भाई, वो जनप्रतिनिधि है, अपराधी नहीं है। और अपने हाउस में नहीं जाके कहेगा तो किसको कहेगा? स्पीकर को नहीं बाध्य करेगा तो किसको करेगा? ये तो उसका डेमोक्रेटिक राइट है, संवैधानिक राइट और दायित्व है उसका। लेकिन सर, जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग जो है वो लगातार विपक्ष को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं, क्या वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं चूक हुई, जिनकी जिम्मेवारी थी उन्होंने सही से डील नहीं किया? आप कह रहे हैं कि इसके लिए पूर्णतः मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। क्या लगता है सर कि मतलब नीतीश जी के बारे में प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि वो तानाशाह ही रवैया अपना रहे हैं, तो सचमुच ये तानाशाही रवैया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने
तो ये कह के देह झाड़ दिया, अपना शरीर झाड़ दिया कि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, सरकार के अधिकार क्षेत्र से विधानसभा बाहर है, यह अध्यक्ष का जिम्मेवारी है। ये कह के 1 मिनट में हाथ झाड़ दिए। प्रशासन के कोई लोग मुख्यमंत्री के बिना अनुमति के कोई घूस सकता है क्या? पत्ता हिल सकती है क्या? प्रशासन के बगैर इशारा के या बिना पीछे से साहस के कोई स्पीकर इस तरह का करते हैं क्या? सामान्य तौर से नहीं। उसके पीछे सत्ता का बल होता है और पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्पीकर के साथ साथ सरकार की भी बनती है। इसमें विपक्ष का काम है विरोध करना। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि जो दोषी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अधिकारी तो अपने सीनियर के आदेशों का पालन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन पर दबाव था। तो सर यहाँ जिम्मेदारी किन की बनती है? क्या अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए? जिम्मेदारी फिक्स करना चाहिए। अध्यक्ष पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। निश्चित तौर से इनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, स्वयं छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे, ये भी हम जानते हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने का काम करेंगे और आरोप मढ़ रहे हैं भी। अब पूरा जो मुख्य धारा की मीडिया चैनल है वो भी आरोप ठहरा रही है, दोषी ठहरा रही है विपक्ष को। कहां से विपक्ष दोषी है? इसमें विपक्ष दोषी नहीं है, लेकिन ये उनके निगाह में दोषी ठहराया जा रहा है विपक्ष को। विपक्ष ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। विपक्ष ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है सर, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है। जरूर। जैसे ही घटनाएं बढ़ रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ करके हिस्सा लेकर के इसको बिचवानी करना था, जिसको होते हैं पंचायती करना। उनकी ये जिम्मेवारी थी, चूँकि मुखिया वो राज्य के हैं। राज्य के मुखिया होने के नाते इस संदर्भ में उनको संवेदनशील होना था, लेकिन वो संवेदनशील नहीं रहे और अपने नियंत्रण को, मानसिक नियंत्रण को खो बैठे। आखिरी सवाल सर, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं कि वो भी सामने नहीं आए और मतलब जिस तरह से उनको आगे बढ़ कर के सब चीज़ों को संभालना चाहिए था तो वो अपने चैम्बर में बैठे रहे। इस पे आप क्या कहेंगे? वो चैम्बर में ही में बैठे रहेंगे। उनको बुलाया जाता है। स्पीकर ने क्या उनको बुलाया अपने चैम्बर में? संसदीय कार्य मंत्री क्या उनके चैम्बर में गए उनसे आग्रह करने के लिए? न संसदीय कार्य मंत्री गए, न स्पीकर ने उनको बुलाया। दोनों में कोई काम नहीं हुआ, तो कैसे हम नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेवार मानेंगे? ये पूरा प्रशासनिक फेलियर है, संसदीय प्रणाली की फेलियर इन्होंने किया है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि ये नीतीश कुमार सरकार की नाकामी है और उसी नाकामी का नतीजा है कि बिहार विधानसभा के अंदर माननीय सदस्यों को लात घूस से खाने पड़े, महिला सदस्यों को अपमानित होना पड़ा। कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की बनती है और उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करने की ज़रूरत है, न कि विपक्ष पर आरोप थोपने की। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।